भाइयों, मैं अनुराग। तो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ भारत और चीन के युद्ध के बारे में। भारत ने शुरू से ही चीन की ओर मित्रता की नीति अपनाई। साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन के संघर्ष के प्रति कांग्रेस सहानुभूति रखता था। इसने 30 के दशक में एक मेडिकल मिशन चीन भेजा। साथ ही चीन पर जापान द्वारा कब्जा करने के खिलाफ जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का भी नारा दिया। चीन गणतंत्र को 1 जनवरी 1950 को मान्यता देने वाला भारत प्रथम देश था। नेहरू को बड़ी आशा थी कि औपनिवेशिक ताकतों के हाथों उत्पीड़न का समान अनुभव रखने वाले तथा गरीब एवं निम्न विकास की समान समस्या वाले ये दोनों देश मिलजुल कर एशिया को विश्व में अपना उचित स्थान दिलाएंगे। नेहरू ने सुरक्षा परिषद में कम्युनिस्ट चीन को उचित स्थान दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कोरिया युद्ध में अमेरिकी स्थिति का समर्थन नहीं किया और कोरिया से समझौते कराने की पूरी कोशिश की। जब 1950 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया तो भारत इस बात पर नाराज हो गया कि उसे विश्वास में नहीं लिया गया। लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इतिहास में कई बार तिब्बत चीन की अंग बन चुका था। 1954 में भारत और चीन ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार किया। दोनों ने पंचशील के आधार पर अपनी संबंध नियमित करना तय किया। सीमा तय करने संबंधी मतभेदों पर विचार किया गया, लेकिन चीन का कहना था कि उसने अभी पूरे कोमिलांग नक्शे पर अध्ययन नहीं किया है और इन पर बाद में विचार किया जा सकता है। चीन से संबंध गहरे रहे, इसलिए नेहरू ने चीन और चाउ एन लाई को बोडुंग सम्मेलन में प्रशंसा की। लेकिन 1959 में तिब्बत में बड़े विद्रोह हुए और दलाई लामा अपने हजारों अनुयायी के साथ तिब्बत से भाग निकले। उन्हें भारत में शरण अवश्य मिली, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाज़त नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त दी गई। फिर भी चीन नाखुश था। इसने तुरंत बाद में अक्टूबर 1959 में चीन ने लद्दाख में कोगांग दर्रे में भारतीय सुरक्षा दल पर गोलियां चलवाई, जिसमें 5 भारतीय पुलिस मारे गए और दर्जन भर गिरफ्तार हो गए। दोनों सरकार के बीच चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब चाउ एन लाई को बातचीत करने के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। इसलिए यह तय किया गया कि अफसरों को पहले विस्तार से तय करने दी जाए। 8 सितंबर 1962 को चीनी फौजी ने थंगला पहाड़ी पर हमला कर भारतीय फौजों को हटा दिया, लेकिन इसे एक छोटी सी घटना मानकर छोड़ दिया गया। नेहरू एक सम्मेलन के लिए लंदन चले गए और लौटते समय फिर 12 अक्टूबर को कोलंबिया के लिए रवाना हो गए। एक सप्ताह बाद चीनी फौज ने बड़े पैमाने पर भारत पर हमला बोल दिया और पूर्वी सेक्टर नेफा, जिसे बाद में अरुणाचल प्रदेश कहा गया, में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। नेफा का कमांडर बिना किसी प्रतिरोध के भाग निकला और चीनियों के प्रवेश के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। पश्चिमी मोर्चे पर 20 अक्टूबर को चीनियों ने गलवान घाटी जो कि चौकियों पर कब्जा कर लिया। चुशुल हवाई पट्टी पर खतरा बढ़ गया। सारे देश में गुस्सा की लहर दौड़ पड़ी और चीनियों के इरादे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सभी सोचने लगे कि चीनी मैदान में आकर असम पर कब्जा कर लेंगे और शायद दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। नेहरू ने राष्ट्रपति केनेडी को 9 नवंबर को 2 पत्र लिखे। उनमें उन्होंने परिस्थितियों को संकटग्रस्त बताया और व्यापक सैनिक सहायता भी मांगी। उन्होंने ब्रिटेन से भी सहायता मांगी। 24 घंटों के बाद चीनियों ने वापस जाने का एक तरफा घोषणा भी कर दिया। चीनी
राक्षस जितने अप्रत्याशित तरीके से उदित हुआ था उसी प्रकार लुप्त हो गया और अपने पीछे टूटे दिल वाला दोस्त और दिशाहीन मन स्थिति जनता छोड़ गया। अपने स्वाभिमान को लगे इस धक्के से उबरने के लिए भारत को काफ़ी समय लगा। शायद बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान पर जीत ने, जिसे चीन और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, भारत को अपना आत्मसमर्पण वापस हासिल करने में मदद मिली। नेहरू इस चोट से कभी पूरी तरह से उबर नहीं सके। शायद मई 1964 में उनकी मृत्यु के पीछे यह भी एक कारण था।